Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 23rd of January 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं कि विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है जो कॉफी के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है और वो है आपका वियतनाम। कल के सेशन में हमने इसको देखा भी था। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका ब्राजील जो कि वर्ल्ड की 40% कॉफी को प्रोड्यूस करता है ग्लोबली। और सेकंड नंबर पर आता है आपका वियतनाम। और इंडिया की जो पोजीशन है अब वो 7th पोजीशन पे आ चुकी है, 7th रैंक पे, कि वर्ल्ड में इंडिया 7th नंबर पे आता है कॉफी की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मल्टीपल एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिए। इंडिया में लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट आपका कर्नाटका है। जो साउथ इंडियन स्टेट्स है सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन इन्हीं में होता है और बाकी अदर स्टेट्स में नहीं होता क्योंकि जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है कॉफी के लिए। हाँ, अभी रिसेंट ईयर्स में अगर मैं कहूँ लास्ट 1 डेकेड में तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया आपका और आपका मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर, नागालैंड, इन रीजन्स में भी कॉफी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। आंध्र प्रदेश में भी कॉफी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मींस ऑब्वियसली जो स्टेट सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जहां होगा वहीं पर कॉफी बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया गया, वो है आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अबाउट एमसीसी फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है किसके रिगार्डिंग में? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग में। मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से इसमें करेक्ट हो सकते हैं। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एमसीसी जिसको हम बोलते हैं, ये जब इलेक्शंस होते हैं तो उसी समय पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स बने हुए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं कि भाई आपको ये वाला बिहेवियर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर क्वेश्चन है बिकॉज काफी टाइम से हम इलेक्शंस देख रहे हैं। रिसेंटली हमने इलेक्शन देखा राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखा और उसके बाद हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन देखा, हरियाणा में इलेक्शन हुए और उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन हुए और अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बार बार वायलेशंस के ब्लेम्स लगते रहते हैं, एक पार्टी दूसरे पर लगाती रहती है। ठीक है, तो वो है क्या ये सब जान लेना हमारा यहाँ पर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट्स वायलेशंस। यहाँ हम करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड करेंगे इसमें से कि इट्स वायलेशंस आर पनिश्ड विद 5 years बैन ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शंस। क्या ऐसा है? या इट्स वायलेशंस आर पनिश्ड बाय ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज। क्या ऐसा है? या इट्स वायलेशंस लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year। क्या ऐसा है? तो हमें इसमें से फाइंड करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स ए, बी और सी, ये इनकरेक्ट है। क्यों? जो 5 year के पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक मीन जनरल एक रूल्स है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इम्प्लीमेंट होने का कोई मतलब नहीं है। फिर है कि वायलेशंस आर पनिश्ड बाय ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, ऐसा भी कोई पेनल्टी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वही कोई एक्ट तो है नहीं। प्लस इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है यहाँ पर, तो इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। सो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि नन ऑफ दी अबव। एक्चुअल में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये कोई लॉ नहीं है कि पार्लियामेंट ने इस पर कोई लॉ बनाया हो और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता हो कि कोई वायलेशन करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा।
ठीक है, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, कोई भी उल जलूल बयान वो देते रहते हैं। कोई मीन्स रिलीजियस फीलिंग को जो है, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की स्पीच देते रहते हैं। किसी भी पार्टी के जो लीडर होगा उसकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप, लेकिन उनको कोई ऐसा कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं होता। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसमें कोई लॉ इस पर आना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि पार्टीज ये जो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। Which country recently introduced CR450 prototype, the world's fastest high speed train? तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है CR450, और ये किया है आपके चाइना ने। किसने? चाइना ने। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और वो क्वेश्चन है कि विच स्टेट recently clinched the Santosh Trophy, that is नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो किस स्टेट की टीम ने नेशनल जो है, जो ट्रॉफी है आपकी, उसको जो है क्लिंच कर लिया, जीत लिया? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, है ना। और देखो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, बैडमिंटन से, टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, और आप सोचते हैं कि यार ये ट्रॉफी तो कभी सुनी नहीं, या आपको आइडिया नहीं होता, तो आप उसको नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन क्या है, देखो कि किस स्टेट ने जीती, इसका मतलब रिसेंटली ही ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ होगा, दिसंबर में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था स्पोर्ट्स से, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द गोवर्धन पोर्टल? ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको लॉन्च किया था। इसका मेन रोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन देते हैं प्रोमोट सोलर एनर्जी। नहीं, ये सोलर एनर्जी का नहीं है। ये जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा, सिंप्लीफाई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया, सपोर्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नो। फर्स्ट वाला भी नो। डेवलप इरिगेशन सिस्टम्स, नो। देखो गोवर्धन मीन्स काउ डंग की बात हो रही है, हिंदी में इस काउ डंग को गोबर कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट इस बात पर एफर्ट लगा रही है कि रूरल एरियाज में बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है, स्पेशली रूरल एरियाज में, और उससे क्या किया जा सकता है, बहुत सारा फ्यूल बनाया जा सकता है। उसको अगर बायोगैस प्लांट्स में यूज किया जाए तो उससे प्रॉपर गैस जो है जनरेट की जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है, और उस गैस को घर में फ्यूल की रूप में उसको यूज कर सकते हैं। इसी बायोगैस प्लांट से जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको एज ए फर्टिलाइजर, या मैं कहूँ कि बायोमास के रूप में हम उसको फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं, और उस एरिया की, या जो फार्मर है जिसने बायोगैस प्लांट लगाया, उस एरिया की हम प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दो काम इकट्ठे से हो सकते हैं कि भाई एक तो जो वेस्ट था, चारों तरफ गंदगी पड़ी रहती है, वो आपने सारी की सारी यूज कर ली। तो स्वच्छ भारत मिशन में ही पार्ट हुआ करता था उस समय जब इसको लॉन्च किया गया था, कि एक तो फार्मर्स को इससे कुछ इनकम हो जाएगी, वो गैस को सेल कर सकते हैं, घर में फ्यूल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, ट्यूबवेल में इसको यूज कर सकते हैं, प्लस फार्मर्स को अपने फील्ड के लिए जो है जो फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा, मैन्योर भी मिल जाएगा, और वो भी केमिकल से फ्री होगा। और मींस अल्टीमेटली जो ह्यूमन का फूड चेन है उसमें भी एंटर कोई ऐसी केमिकल नहीं करेगा, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होगा। तो जो गोवर्धन पोर्टल है, इसका मेन पर्पज है ये वाला, ऑप्शन बी, सिंप्लीफाई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोगैस कंप्रेस्ड या नेचुरल गैस, उसके लिए। तो रूरल एरियाज पर इसने फोकस किया था स्पेशली। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर, और टॉपिक हमारे पास में है कि नंबर 1 टॉपिक है यूसीसी रूल्स अप्रूव्ड अप्रूवल इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट, उसकी जो कैबिनेट है, उसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया गया है ना।
यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इंडिया में ये पहला स्टेट बन जाएगा उत्तराखंड। हालांकि ये पहले ये स्टेट फर्स्ट तो बन ही चुका है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जो यूसीसी पर एक बिल लेकर के आया और उसको पास करवाया। अब हुआ क्या है कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने इस यूसीसी के लिए जो डिटेल्ड रूल्स होते हैं, देखो एक तो लॉ होता है जिसको पार्लियामेंट बनाती है, तो वो एक मींस लार्ज स्केल पर होता है, लेकिन इन डेप्थ में जो रूल बनाती है वो एग्जीक्यूटिव बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो वो जो रूल्स बनाए थे उनको अप्रूव कर दिया किसने? कैबिनेट ने। कहा कि कैबिनेट, उत्तराखंड की कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया, रेगुलेशंस फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा कंट्री में फिर से हंगामा क्रिएट होगा, फिर से आर्टिकल्स आएंगे और एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बैकग्राउंड इसका ये है कि इन 2024 में उत्तराखंड गवर्नमेंट की, जो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड एक्ट 2024 को पास किया और वो फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूसीसी लेकर के आया। ये जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है, क्या करता है? प्रैक्टिसेस, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को जैसे पॉलीगामी कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते, मींस आप मेल हैं और आपकी 4 पत्नियां हैं, वो नहीं रख सकते। नेक्स्ट है निकाह हलाला। वो हलाला का जो प्रोसीजर होता है कि सपोज करो ये कोई ए है, इनकी मैरिज हो रखी है बी के साथ में, ए शाम को दारू पी करके आया और इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ तो इसने गुस्से में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया। ठीक है, अब हुआ क्या? बोला इनका शादी टूट गई, अब इनका निकाह टूट गया। अब सुबह इन महाशय का जब नशा उतरा तो इनको ध्यान आया, अरे यार मैंने तो गलती कर दी। तो बी ने कहा तो क्या दिक्कत है, तुमने गुस्से में बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इनको ये जो है गए किसी मौलाना के पास में, मौलाना से कहा कि ऐसे रात को गलती हो गई और झगड़ा हो गया आपस में, तो मैंने तो 3 बार तलाक बोल दिया। तो मौलाना बोलते हैं इसको समझाएंगे, भाई जो शादी है वो तो तुम्हारी टूट गई, अब तो तुम उस पत्नी के साथ में नहीं रह सकते। तो फिर ये बेचारे डरे हुए पूछेंगे कि क्या गलती हो गई साहब, इसका क्या ऑप्शन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो कोई एम नाम के मौलाना है ये इससे कहेंगे इसका एक रास्ता है। बोला क्या? अपनी पत्नी का 1-2 रात के लिए मेरे साथ विवाह करा दो और फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद मैं इसको तलाक दे दूंगा इस बी को, ये वापस फिर से तुम्हारे पास में, तुम फिर से निकाह कर लेना। ये होता है निकाह हलाला। तो इसको भी बैन कर दिया है इस यूसीसी में जब ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें और किसको प्रोहिबिट किया गया है? चाइल्ड मैरिज को, कि छोटे छोटे बच्चों की जो मैरिज कर दी जाती है, जो पढ़ने लिखने की उनकी एज होती है, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह करने की, मौज मस्ती की एज होती है बच्चों की, वो नहीं है ना, वो अब बच्चों की मैरिज नहीं हो पाएगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्सेस, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्सेस क्या होते हैं? मन मर्जी के तलाक दे दिया। ठीक है, रात को गुस्से में आए तलाक दे दिया, बोलो जाओ घर से बाहर निकलो। मींस तलाक अब कैसे होंगे? जुडिशरी के थ्रू होंगे। ठीक है, while establishing a uniform legal age, और क्या क्या हो जाएगा कि अब वहां पर उत्तराखंड में बॉयज के लिए जो एज है मैरिज की वो 21 हो जाएगी और विमेन के लिए तो वही 18 इयर्स रहेगी। इट मींस इसको भी उन्होंने क्या बोल दिया, अब प्रॉपर इस पर भी अपना रूल दे दिया। नेक्स्ट है इट ऑल्सो ग्रांट्स विमेन इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। अब विमेन को भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएंगे चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। और क्या होगा? ऑल्दो पर्सनल लॉज रिलेटेड टू गार्जियनशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इन सब में उतनी लेवल पर कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इनको ऐसे कैसे रखा जाएगा। एडिशनली ये एक गजब बात कर दी, लिव इन रिलेशनशिप्स आर रिकॉग्नाइज्ड। अब जो लिव इन वाला जो चलता है सिस्टम उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किए दे रही है। ठीक है, तो लिव इन अब कोई रहेगा उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट उस लिव इन रिलेशनशिप को क्या कर रही है? ऑथराइज कर रही है, उसको सर्टिफाइड कर रही है। लेकिन
लेकिन कैसे? इसको क्वासी मैरिज का दर्जा दे रही है। क्वासी मैरिज का स्टेटस मीन्स ना तो ये पूरी तरह से शादी है और ना ये बिना शादी के हैं। मीन्स जो दो मीन्स एक जो कोई कपल होगा ए और बी, ना ये दोनों सपोज करो लिव इन में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट की नजर में ना तो ये अनमैरिड हैं और ना ही ये मैरिड हैं ना तो ये शादीशुदा है और ना ही ये अनमैरिड है, तो क्या है? ये है क्वासी मैरिड, आधी शादी। ठीक है, हाफ मैरिज ऐसे समझ लो इसको। इसका लीगल जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा? इट विल एंश्योर द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, कि भैया आप 10 दिन तक लिव इन में रहे, दोनों में झगड़ा हो गया और उस ड्यूरेशन में लिव इन में आप रहे और उससे हो गया आपको कोई चाइल्ड। आप तो लिव इन में रह रहे थे, तो आप तो एक दूसरे को जो है कुछ भी गाली वाली दे करके छोड़ करके निकल लिए और बोल दिया कि ब्रेकअप, और आप निकल लिए वहां से, दोनों अलग अलग हो गए और उसके बाद में हुआ बच्चा। अब इसका क्या कसूर था? इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं था ना, इसकी क्या गलती थी? ये तो उनकी गलती की वजह से इसका जन्म हो गया। तो होगा क्या? गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई साहब आपने ये जो बच्चे को जन्म दिया, अब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी होगा उसमें इस बच्चे को राइट्स दिए जाएंगे। मींस वो जो वेस्टर्न कल्चर है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, है ना, वहां बच्चा हो गया यहाँ बच्चा हो गया, कोई किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भैया, आपका बच्चा आपकी गलती से हो, मैरिज से पहले की गलती हो या मैरिज के बाद की प्लानिंग हो, फैमिली प्लानिंग हो, बच्चे को राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे बेनिफिट्स उन महिलाओं को भी मिलेंगे जो लिव इन रिलेशन की वजह से उनके जब कोई चाइल्ड वगैरह हो जाते हैं, बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद उसको कोई राइट नहीं मिलते। ना तो माँ उसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में होती है कई बार, ना पापा जो सो कॉल्ड पापा होते हैं वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उत्तराखंड में एटलीस्ट ये वाला सिस्टम हो जाएगा कि भैया आप बच्चे का जन्म कैसे भी हुआ है, जो माँ बाप हैं दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हम आ जाते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट यूसीसी लेकर के आ रही है। क्या है ये यूसीसी, जान लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें, सिविल। ठीक है, दो तरह के कोड होते हैं, मीन्स दो तरह के लॉ होते हैं बेसिकली। एक लॉ होता है आपका क्रिमिनल और दूसरा होता है आपका सिविल। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में तो ऑलरेडी इंडिया में सेम लॉ है सबके लिए। कैसा? यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म लॉ है सिविल में कि सपोज करो आपने कोई चोरी डकैती या कुछ भी की तो भैया आपको भी सेम सजा मिलेगी, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, है ना। रिलीजन देख करके आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा और रिलीजन देख करके आप पर आईपीसी के सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। आपने कुछ भी किया, आईपीसी मींस अब जो बीएनएस है वो ही आप पर लागू होंगे सेम, आप किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन बट सिविल कोड की जब आप बात करोगे तो सिविल कोड में अब तक हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि डिफरेंट लॉज बने हुए हैं और वहां कम्युनिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे कानून अप्लाई होते हैं। ठीक है, हिंदूज के लिए अलग होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग होगा, क्रिश्चियन के लिए कुछ अलग होगा, डिफरेंट एंड सो ऑन। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भैया क्रिमिनल में तो सबके लिए सेम है, अब हम सिविल में भी सबके लिए सेम लॉ ही अप्लाई करेंगे। मींस अगर महिला, बच्चा, किसी के भी जो राइट्स हैं वो सारे के सारे रिलीजन के लिए सेम होंगे, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बात कहता है, इसी बात का प्रोविजन ये करता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है जिसको बोलते हैं हम डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन प्रिंसिपल्स के अंदर में जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आर्टिकल 45 में दिया गया है। और आर्टिकल 45 ये कहता है कि भाई जो स्टेट होगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे राजस्थान, यूपी, हरियाणा नहीं, स्टेट का मतलब है इंडिया। इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एफर्ट करेगी कि कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाए, उसको लाया जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 44 कहता है। हालांकि ये बात आपको पता होगी कि जो डीपीएसपीज हैं वो कोर्ट के द्वारा
एनफोर्स नहीं किया जा सकते, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहो तो इनको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन ना चाहो तो मत करो। ये आपकी सहूलियत, आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास रिसोर्सेज और उस समय की कंडीशन सिचुएशंस ये अलाउ करती हैं तो आप उसको अप्लाई कर दो। लेकिन हाँ, ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि भाई ऐसा करने का आप एफर्ट करो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूसीसी इन इंडिया। तो क्या भाई इंडिया के किसी भी स्टेट में यूसीसी नहीं है? ऐसा तो नहीं है। यूसीसी ऑलरेडी गोवा में है और गोवा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर बहुत पहले से, इवन मैं अगर बात करूं कि इंडिपेंडेंस से पहले से भी वहां पर यूसीसी था। और आप चाहे वहां किसी भी रिलीजन के हो, आप पर सेम लॉ जो है इंप्लीमेंट होता है। आपके रिलीजन देख करके वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। कैसे? सिविल वाले जो एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ, मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, है ना, बच्चे के इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, डाइवोर्स के डिस्प्यूट हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, है ना, रिलेशनशिप के डिस्प्यूट्स हो गए, जो सिविल मामले होते हैं उन्हीं को हम सिविल कोड बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए जो लॉ होता है। तो गोवा में ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही यहाँ पर क्या है, सिविल कोड है। अब देखो, जैसे ही सिविल कोड की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो डिस्प्यूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? कि रिलीजन के बेसिस पर बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अगर हम यूसीसी लेकर के आते हैं इंडिया में या उत्तराखंड में, तो इसके फेवर में हमें क्या क्या अच्छाई दिखाई पड़ती है, वो क्या है कि यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस। भैया कोई भी लॉ कम्युनिटी हो, सबके लिए सेम गवर्नमेंट काम करेगी, सेम लॉ पे काम करेगी, तो किसी का धर्म देखने की जरूरत नहीं है, सबके लिए सेम कानून हो जाएगा। वुमेन्स राइट्स, दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, है ना, बेसिक रूप से उसमें सारे के सारे रिलीजन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट में देखने को मिलता रहा है ना, किसी न किसी बेसिस पर। अब चाहे उसको डिस्क्रिमिनेशन मान लो, आप चाहे उनको उनका कल्चर मान लो, या उस सोसाइटी की वैल्यूज मान लो, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है और उसके बेसिस पर विमेन्स को राइट नहीं मिलते। तो विमेन के राइट्स इसमें क्या हो जाएंगे, सबके लिए सेम हो जाएंगे। मींस जैसे कि अगर किसी हिंदू की महिला को किसी व्यक्ति ने उस वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, उसको भी सेम राइट होंगे। वहीं पर अगर किसी मुस्लिम ने उसको 3 बार तलाक बोल करके घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको भी राइट्स मिलेंगे। अब वो मुस्लिम ये नहीं कह पाएंगे, फिर वो जो कोई भी कम्युनिटी हो वो ये नहीं कह पाएगी कि नहीं नहीं हमारा तो धर्म अलाउ करता है और हम इस महिला को अंदर नहीं आने देंगे घर में, हमने तो उसको बाहर निकाल दिया। नहीं, वहां पर फिर लॉ जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो ये विमेन के लिए काफी बेनिफिशियल है। इससे सेक्युलरिज्म की फीलिंग भी डेवलप होती है। अदरवाइज होता क्या है कि जब तक सेम लॉ नहीं होता तो फिर दिक्कत ये आती है कि कोई कहता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, या XYZ कुछ भी हूँ, तो भाई फिर वहां पर ये होगा कि सेम लॉ है भाई, आप इंडियन पहले हो, बाद में आपका जो है रिलीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार ये कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जल्दी से जल्दी ये करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। और शायरा ये जो शाहबानो वाला जो केस था, इस पर भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्या लेकर के आओ, आप लेकर के आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको अगर ध्यान ना हो तो ये जो शाहबानो वाला केस था, ये जो बुजुर्ग महिला थी शाहबानो, इसको इसके हस्बैंड ने घर से बाहर निकाल दिया था, बुजुर्ग लेडी को, क्या बोल करके, तलाक तलाक तलाक। ये महिला सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं सबके चक्कर काटती फिरी, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की शरण में जब गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया था कि इस महिला को, चाहे महिला किसी भी धर्म की हो, शादी के बाद अगर उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उसको डाइवोर्स दिया जा रहा है, तो उस हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको मेंटेनेंस दे। तो यहाँ पर जो इसके हस्बैंड थे उन्होंने बोल दिया हम मुस्लिम हैं और हमको जो है हमारा धर्म अलाउ करता है कि हम 4 शादी करें या कुछ भी करें, हमारे में मेंटेनेंस देने का कोई सिस्टम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, ये महिला का फंडामेंटल राइट है, आपको मानना पड़ेगा। तो उस समय पर जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, राजीव गांधी, उन्होंने इसके अगेंस्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में गए और एक अलग से एक्ट बनाया। ठीक है, और उस एक्ट में फिर ये कहा गया कि नहीं, मुस्लिम्स पर ये वाले फैसले इसलिए सब लागू नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में भी अगर कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा लीडर जो रैशनैलिटी ना देख करके केवल अपनी
वोट बैंक को देख करके ऐसे कोई लॉ वगैरह बनाता है तो उन चीजों में भी हम देश को सेक्युलर बना करके रखना चाहेंगे। प्रोमोट नेशनल यूनिटी, जब सब लोग डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पर आपस में यूनाइटेड रहेंगे, उनमें डिवीजन वाली फीलिंग नहीं होगी, तो कंट्री का ऑफ कोर्स क्या होगा, उसकी यूनिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है फिर आपका आर्ग्यूमेंट्स क्या है फिर हमारे पास। भाई एक चीज तो हमने देख ली कि यार यूसीसी के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, तो क्या इसका कोई इश्यूज नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है? हाँ है, प्रॉब्लम भी है कि प्लूरलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, कि अभी भी हमारे पास में इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, पर्सनल लेवल पर बहुत सारे लॉ हैं, है ना। अब उन लॉज में डिफरेंट सारे प्रोविजंस हैं, उन सबको कैसे आप चेंज करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे? हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है कि उन लॉज में ही चेंज कर दे, पर्सनल लॉज में, ठीक है। तो एक ये इशू है। दूसरा इशू हमारे पास में है, क्यों? क्योंकि आप इतने सारे लॉ हैं, उन सबको इंप्लीमेंट करना, सबको खत्म करना, वो बड़ी प्रॉब्लम। इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं। कैसे? कि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट किसी लॉ को बहुत अच्छे से तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकती जब तक कि वो सोसाइटी उसको अंतर्मन से एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे चाइल्ड मैरिज, तो क्या चाइल्ड मैरिज के रोकने के लिए इंडिया में कोई लॉ नहीं है? तो क्या चाइल्ड मैरिज बंद हो गई? नहीं हो गई। तो क्या ये हमारे पास में रेप के अगेंस्ट में लॉ नहीं है, जो डेथ पेनल्टी भी है? तो क्या रेप्स बंद हो गए? नहीं हुए। क्या डाउरी के अगेंस्ट में इंडिया में लॉ नहीं है? तो क्या डाउरी बंद हो गई? नहीं हुई। इट मीन्स लॉ आप कोई भी लेकर के आओ, लेकिन सोसाइटी का जो कॉन्सेंस है, सोसाइटी के अंदर की जो एक्सेप्टेंस है कि सोसाइटी उस लॉ का वेलकम करे, तब हम उस लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं और उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी अगर सोसाइटी उसके लिए राजी नहीं है तो। पोटेंशियल फॉर सोशल अनरेस्ट, ठीक है। अब ऐसे भी इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे कि कम्युनिटीज ये कहेंगी कि आप हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है? अनरेस्ट हो सकता है, सोसाइटी में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या ऐसा इशू है? एक तरफ तो आर्टिकल 44 कहता है कि भाई यूसीसी लेकर के आओ सारे के सारे कंट्री में। वहीं पर जो आर्टिकल 25 है, 26 है, या हमारा 6 शेड्यूल है, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी, अपनी रिलीजियस फ्रीडम उसकी बात करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है कि स्टेट को कोई मतलब नहीं है कि लोग अपने इंटरनल इश्यूज में, अपने फैमिली इश्यूज में, या अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में क्या चीज फॉलो करते हैं। तो एक तरफ वहां उनको फ्रीडम मिली हुई है, वहीं दूसरी तरफ हम उनकी फ्रीडम में उसको इंटरवीन कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम में। तो एक ये इशू आएगा कि भैया हम आर्टिकल 25, 26 को ज्यादा माने या आर्टिकल 44 को माने। तो ये भी इशू हमारे सामने है। अब सबके बाद हमारे पास में एक चीज है, वो है कि आगे का रास्ता क्या, क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है। तो हमारे पास में ये है रास्ता कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी इट इज एसेंशियल फॉर द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर, सबके लिए एसेंशियल है कि सोसाइटी के साथ में कुछ डिस्कशन करें और कोई बीच का रास्ता हम निकालें, बहुत जल्दबाजी ना करें, कम्युनिटी के लोगों के साथ में डिस्कस करें, सारी मीन सोसाइटी के साथ में डिस्कस करें, स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कस करें, उनके क्या कंसर्न है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स पर बात करते हुए कि उस लॉ में हम ट्रांसपेरेंसी भी रखें, हमें कंट्री की यूनिटी का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी में पीस का भी ध्यान रखना है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अकेले फैसला लेने की बजाय सोसाइटी वगैरह के साथ में ये डिसीजन ले। एकेडमिशियन जो होते हैं, टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, उन सबके साथ में सबको साथ लेकर के चले, रिलीजियस लीडर को भी साथ लेकर के चले। क्यों? क्योंकि सोसाइटी गवर्नमेंट से ज्यादा रिलीजियस लीडर्स की सुनती है, ये हमें देखने को मिलता है सोसाइटीज में। तो उनको भी हमें थोड़ा साथ में लेकर चलेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे कि इंडिया में जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, अगर वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए आगे आ जाएं, लॉ के लिए भी आगे आ जाएं कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करें, तो काफी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सो गाइस, टॉपिक तो एक और है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट
एक न्यू टॉपिक के साथ में और कुछ एमसीक्यूज के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।